Hello friend, welcome back to again this video. I hope everyone is having a good time. तो चलिए आज शुरुआत करते हैं पवार वंश की। तो ये वीडियो हमारा स्पेशली उत्तराखंड पीसीएस के प्रीलिम्स के लिए है, क्योंकि यहाँ पे हम फैक्चुअल चीज़ें ज़्यादा पढ़ेंगे। क्योंकि जो पवार वंश है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एज कम्पेयर टू चंद वंश। क्योंकि पवार वंश से क्वेश्चन डायरेक्टली और हर साल 2-3 क्वेश्चन तो आराम से ही देखे जा सकते हैं। कभी-कभी 3-4 भी पूछ देता हो। तो हम इस टॉपिक को मिस नहीं कर सकते, तो इसलिए आज सिर्फ एक ही वीडियो में, आई डोंट नो कि कितना लंबा वीडियो गए, तो जितना भी टाइम लगेगा इस वीडियो को कंप्लीट करने में, लेट इट फिनिश। तो इसको फिनिश करते हैं जल्दी से। तो चलिए बिना किसी देरी के इसको शुरू करते हैं कि इसमें क्या इम्पोर्टेंट। और एक और बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि इस वीडियो में मैंने जो भी नोट्स यहाँ पे बनाए हैं, कवर करे हैं, ये मोस्टली आपका इम्पोर्टेंट जो पॉइंट होते हैं, जो एग्ज़ाम में बार-बार आते हैं और जो ऑलरेडी पीआईक्यू पूछे जा चुके हैं पीसीएस में, या फिर आपका जो भी यूके ट्रिपल एससी की एग्ज़ाम है, तो उससे रिलेटेड इसमें मैंने सब फैक्ट्स इसमें ऐड ऑन करे हैं। और इसमें हमने अजय रावत, परीक्षावाणी और क्या कहते हैं, जो भी बुक है उस सब का यहाँ पे एक कॉम्बो करके यहाँ पे नोट्स बनाए हैं। तो उसको शुरू करते हैं चलिए। और इसको अगर हमने अच्छे से कवर कर लिया तो हम अच्छे से प्रीलिम्स के लिए पवार वंश से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है उसको आराम से टैकल कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले पवार वंश। थोड़ा इसको सेटिंग सही कर लेता हूँ पेंसिल की। ओके, यस, इज गुड। तो पवार वंश, तो जो पवार वंश है, पवार वंश आपका पश्चिमी उत्तराखंड का जो आपका पूरा इलाका है, वहां पे इस वंश ने राज करा था। तो पवार पवार वंश के बारे में हम और क्या जानते हैं। कत्यूरी के पतन के बाद उत्तराखंड छोटे छोटे गढ़ों में टूट गया था। वहां पे बहुत सारे युद्ध हुए, छोटे छोटे जो गढ़ थे आपस में। तो इसी क्रम में चांदपुर गढ़ के राजा ने 52 गढ़ों को जीतकर एक गढ़ बनाया, मतलब ऐसा कहा जाता है। और जो भी हम अपने फैक्चुअल एविडेंस से पता कर पाते हैं कि चांदपुर गढ़ जो आपका एक गढ़ था, तो उसके जो राजा थे उनका नाम अजयपाल था। तो उन्होंने 52 जो गढ़ थे उसको उनको एक सूत्र में बांधा और एक गढ़ का निर्माण करा, तो उसको गढ़वाल कहा गया। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि जो पवार वंश है वो ऐसे मतलब थोड़ा बड़ा हुआ था। बट अब जो पवार वंश की नींव है वो कहाँ से पड़ी, हम वो देखते हैं। ठीक है, ये तो हमने ऊपर ऊपर से बता दिया कि ऐसे था। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि जो पवार वंश है, बहुत सारी जो वंशावलियां हैं, लाइक जो हिस्टोरियन है उनकी वंशावली के अकॉर्डिंग पवार वंश को डिफाइन किया गया है। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है और सबसे जो प्रमाणिक है वो है ब्रैकेट। तो ब्रैकेट की वंशावली, तो ब्रैकेट की वंशावली के अकॉर्डिंग जो आपकी पवार वंश है इसके बारे में उसमें बताया गया कि इसकी स्थापना किसने करी, संस्थापक कौन था, इसमें कितने राजा थे। देन उसके बाद विलियमसन की वंशावली है, फिर उसके बाद मौलाराम की वंशावली, देन एटकिंसन और फिर हार्डेविक। ठीक है, तो इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, एक ब्रैकेट की वंशावली होगी, दूसरा विलियमसन और तीसरा हार्डेविक। तो ये थोड़ा हमें याद करना होगा, ये मेंस के पर्पज से है। लाइक प्रीलिम्स में इतना डायरेक्टली क्वेश्चन पूछेगा नहीं। अगर पूछ देगा तो बोलेगा कि जो ब्रैकेट की वंशावली किससे संबंधित है, पवार वंश से, बस हो गया। लेकिन ये मेंस के पर्पज से ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि वंशावली का क्रम हमें जानना जरूरी है, क्योंकि मेंस में हमें डायरेक्ट लिखने को आएगा वहां पे। ठीक है, देन उसके बाद हम देखते हैं कि जो रचनाएं हैं जिसका डायरेक्टली इनडायरेक्टली संबंध पवार वंश से है, उसमें एक मानवोदय काव्य करके है। जो मानवोदय काव्य है ये आपका भरत मुनि ने लिखा है। और जो ये मानवोदय काव्य है ये आपका मानसा के दरबार के टाइम पे लिखा गया था। ठीक है, तो ये डायरेक्टली इनडायरेक्टली इससे रिलेटेड है। तो मानवोदय काव्य से भी हमें पवार वंश के बारे में पता चलता है। देन गढ़ राजवंश नाम से काव्य है, ये आपका मौला राम ने लिखा है। ठीक है, तो जो गढ़ राजवंश है ये मौला राम ने लिखा है, तो इससे भी हमें पवार वंश के बारे में पता चलता है। तो अब हम देखते हैं कि जो ब्रैकेट की वंशावली थी, इस वंशावली के बारे में जितना भी इसमें लिखा गया है, वो जो सभासार नाम करके एक ग्रंथ है, तो ब्रैकेट की वंशावली और सभासार में जो भी बातें की गई है वो एक दूसरे से मेल खाती है। तो इससे पता चलता है कि जो ब्रैकेट की वंशावली है वो कहीं ना कहीं बहुत हद तक सभासार से मेल खाती है, तो मेल खाती प्रतीत होती है। तो ये इससे हम ये गैस कर सकते हैं कि ये कहीं ना कहीं सही है एक प्रकार से। ठीक है, तो ये हो गया हमारा
रचनाएं, ये वंशावली हो गया, और कुछ ग्रंथ जिसके जहां से हमें पवार वंश के बारे में जानकारी मिलती है। जहांगीरनामा जो कि जहांगीर ने लिखी है, शाहनामा जो कि फिरदौसी ने लिखी है, और हुमायूं नामा जो कि गुलबदन बेगम ने लिखी है, और तारीख बदायूं जो कि बदायूं ने लिखी है। तो ये भी जानकारी के स्रोत है पवार वंश के बारे में। तो ये हमारा हो गया कि स्रोत जिससे हमें इस वंश के बारे में पता चलता है। ठीक है, ये डायरेक्टली एग्जाम में पूछते हैं, इसलिए जैसे पूछ देगा गढ़ राजवंश काव्य किसने लिखा, मौला राम ने। मानवोदय काव्य किसने लिखा, भरत मुनि ने। और पूछ देगा कि जो मानवोदय काव्य किसके टाइम में लिखा गया, तो जो मानसा थे उसके टाइम में लिखा गया। ठीक है, अब थोड़ा संस्थापक के बारे में देख लेते हैं कि पवार वंश का जो एक्चुअली संस्थापक कौन था। अभी तक जो हम बोल रहे थे कि कत्यूरी राजवंश के पतन के बाद चांदपुर गढ़ जो हुआ, 52 गढ़ों को एक करा, वो तो अजयपाल के बारे में था। ठीक है, इसने गढ़वाल जो राज्य है, इसने जो गढ़ में डिवाइड था उसको एक करा। अब बट हम उससे ही पहले आते हैं, हम थोड़ा जो हिस्टोरियन के अकॉर्डिंग है। ठीक है, तो बट इसमें विवाद है। विवाद ये है कि लाइक बहुत सारे हिस्टोरियन जो है मानते हैं कि जो कनकपाल है इसको वास्तविक संस्थापक मानते हैं पवार वंश का। ठीक है, तो एग्जाम में आएगा तो हमें ये लिखना है कि पवार वंश का संस्थापक कौन था, तो कनकपाल। ये आपका ब्रैकेट और विलियमसन के अकॉर्डिंग माना जाता है ऐसा। देन उनमें से एक और है एटकिंसन, वो अल्मोड़ा वंशावली के अकॉर्डिंग बोलता है कि भगवान पाल जो है वो संस्थापक है। बट हम इनमें ज्यादा किसका सही मानेंगे, वो हम ब्रैकेट का मानेंगे, क्योंकि हमने थोड़ी देर पहले बताया था कि जो ब्रैकेट का आपका वंशावली है वो कहीं ना कहीं सभासार नामक जो ग्रंथ है उससे मेल खाता है। ठीक है, तो अभी हम सभासार के बारे में देखेंगे आगे कि किसने लिखा था। तो यहाँ से हमें ये पता गया कि जो पवार वंश का संस्थापक है कनकपाल है। ठीक है, तो ये हमें एग्जाम ओरिएंटेड प्रीलिम्स के लिए यहाँ से ये क्वेश्चन कंफर्म कर लिया कि पवार वंश का संस्थापक कनकपाल। इतना ऊपर से यूकेपीसीएस में क्वेश्चन पूछता है, संस्थापक पूछ देगा डायरेक्टली। ठीक है, और रचनाएं पूछ देगा, मानवोदय काव्य किसने, भरत मुनि ने। गढ़ राजवंश काव्य किसने लिखा, मौला राम ने। तो 3 क्वेश्चन यहाँ से डिफाइन हो गए जो कि डायरेक्टली एग्जाम में पूछते हैं। और इस टाइप से पूछ देगा कि निम्न में से कौन सा ग्रंथ पवार वंश से संबंधित है, जहांगीरनामा, शाहनामा, हुमायूं नामा या तारीख बदायूं। तो कहीं ना कहीं हमें इनको देखना है एक बार ऊपर ऊपर से कि इनका संबंध कहीं ना कहीं पवार वंश से है। ठीक है, देन ये हो गया संस्थापक वगैरह या वंशावलियां, जो भी विवाद है इनके बीच में। अब उसके बाद थोड़ा आगे जाते हैं और थोड़ा ये देख लेते हैं कि इसकी राजधानी मतलब क्या थी, कैसी थी। एक बार ऊपर से देख लेते हैं, फिर आगे देखेंगे कि किसने कौन सी राजधानी का निर्माण कराया था, किसने कहाँ पे चेंज करी थी, तो हम देखते रहेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं ऐसे ऊपर से कि जो पवार वंश की राजधानी थी वो चांदपुर गढ़ी थी, प्राचीन राजधानी। क्वेश्चन में आएगा तो डायरेक्ट हम टिक लगाएंगे कि जो पवार वंश की राजधानी वो चांदपुर गढ़ी थी, जो कि चांदपुर गढ़ी चमोली में है। देन उसके बाद चांदपुर गढ़ी को चेंज करके आपका देवलगढ़ करा गया। देवलगढ़ आपका पिथौरागढ़ में, सॉरी देवलगढ़ आपका पौड़ी में, आई एम सॉरी, देवलगढ़ पौड़ी में। देन उसके बाद श्रीनगर में राजधानी चेंज की, ये भी पौड़ी में। ठीक है, तो राजधानी पहले चांदपुरगढ़ थी, फिर देवलगढ़, देन श्रीनगर। तो यहाँ से हम राजधानी को डिफाइन कर सकते हैं। और इसकी राजधानी टिहरी भी थी, इसकी राजधानी नरेंद्र नगर भी थी। ठीक है, अभी हम आगे दिखाएंगे कि किस किस राजा ने कहाँ कहाँ चेंज करी थी। ठीक है, बट अभी अगर एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन हम यहाँ पे याद करना चाहेंगे तो हम अगर देखना चाहे किस टाइप से क्वेश्चन बनेगा, तो वहाँ पे हमें याद रखना है कि जो प्रारंभिक राजधानी थी वो चांदपुर गढ़ी थी पवार वंश की। ओके, देन अब थोड़ा आगे जाते हैं। अब जो कनकपाल है, जो भी हमने यहाँ पे डिफाइन करा था कि कनकपाल ब्रैकेट और विलियम ब्रैकेट की वंशावली के अकॉर्डिंग ये संस्थापक था पवार वंश का। तो अब थोड़ा कनकपाल के बारे में देख लेते हैं। तो कनकपाल आपका 757 एडी यानी कि 757 ईस्वी के आसपास इसकी डेथ हुई थी। तो यानी कि ये आया कब होगा, लाइक कितना जिया होगा, ये मान के चलते हैं कि 690 से लेके 756, मतलब इस एग्जैक्टली डाटा हमें याद करने की कोई जरूरत नहीं है, एग्जाम में नहीं पूछता है। फर्स्ट थिंग, सेकंड थिंग, इतना डाटा इसका इंपॉर्टेंट है नहीं, बट ये खाली एक हमें ओरिएंटेशन के लिए दिखा दिया कि हाँ अच्छा इतने टाइम पीरियड से ये वंश रहा होगा। लगभग हम इसको अगर कहें तो 7वीं शताब्दी का जो अंत था। ठीक है, तो वहां से ये पवार वंश आपका शुरू हुआ एक प्रकार से। देन कनकपाल, तो अब कनकपाल के बारे में हम क्या जानते हैं कि कनकपाल कौन था, कहाँ से आया था, थोड़ा इसके बारे में पता होना चाहिए। तो ऐसा माना जाता है, जो एटकिंसन महोदय है, एटकिंसन कहते हैं कि जो कनकपाल है ये गुजरात के जो धार क्षेत्र है वहां से आया था, और ये कोई पवार वंशी था। ठीक है, गुजरात का धार क्षेत्र। ठीक है, तो इस टाइप से जैसे एक क्वेश्चन यहाँ पे आपका चंद्रवंश में क्वेश्चन रहता है कि जो चंद्रवंश का संस्थापक कौन था, सोमचंद। ठीक है, तो सोमचंद कहाँ से आया था, तो ये क्वेश्चन डायरेक्टली बहुत बार एग्जाम में पूछा गया, झूसी से आया था। तो ऐसे गढ़वाल में जो पवार वंश है कनकपाल, इसके बारे में क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो कनकपाल है वो कहाँ से आया था, तो धार क्षेत्र से आया था, जो कि गुजरात में पड़ता है। ठीक है, बाय एटकिंसन। अब माना जाता है कि उत्तराखंड में तीर्थ यात्रा, मतलब ऐसे तीर्थ यात्रा करने के लिए आया था, घूमने के लिए आया था, इस पर्पज से आया था, ऐसा माना जाता है अकॉर्डिंग टू एटकिंसन। देन फिर उसके बाद जब ये आया यहाँ, तो फिर इसने जो चांदपुर गढ़ है यहाँ का जो राजा था एक भानु प्रताप, उससे मुलाकात करी इसने। ठीक है, कनकपाल ने।
देन फिर कनकपाल ने इसको अपना दामाद बना लिया, ऐसा मतलब माना जाता है, ठीक है। देन एक और स्टोरी है, वो आपका सोनपाल से, लाइक ऐसा माना जाता है कि जो चांदपुरगढ़ है वहाँ का जो राजा था वो सोनपाल था, तो सोनपाल ने अपनी बेटी की शादी करवा दी इससे, ठीक है। तो दो नाम यहाँ पे देखने को मिलता है, डिस्प्यूट है, भानु प्रताप और सोनपाल, ठीक है। देन लेकिन जो एटकिंसन है वो, एटकिंसन ने सोनपाल को यहाँ पे तवज्जो दी है। देन उसके थोड़ा आगे, देन जो कनकपाल है ना, इसका उल्लेख सभासार जो ग्रंथ उसमें मिलता है। अभी जब हमने यहाँ पे डिस्कस कर रहे थे, हम बोल रहे थे कि जो ब्रैकेट की वंशावली किससे मेल खाती है, वो सभासार से मेल खाती है। और जो सभासार ग्रंथ है वो आपका सुदर्शन शाह का ग्रंथ है, ठीक है। सुदर्शन शाह जो कि पवार वंश का एक प्रतापी राजा था, सुदर्शन शाह, भी देखते इसके बारे में भी। तो जो कनकपाल, इसका उल्लेख हमें कहाँ से मिलता है, सभासार ग्रंथ से, जो कि सुदर्शन शाह का है। देन थोड़ा आगे जाते हैं, तो अब जो एक पवाड़ा नाम करके हमने सुना होगा, क्वेश्चन आएगा कि एग्जाम में कि पवाड़ा क्या होता है या पवाड़ा का संबंध किससे है। तो फर्स्ट थिंग हमें जो इसको देखते याद करना है कि पवाड़ा एक लोकगीत है। तो इसको जो है भाटू के द्वारा गाया जाता है, और हमें जो ये लोकगीत है यहाँ से भी जो पवार वंश है इनकी वंशावली का उल्लेख मिलता है, तो इसलिए पवाड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो पवाड़ा क्या है, लोकगीत है, यहाँ से भी हमें पवार वंश की वंशावली के बारे में उल्लेख मिलता है, ठीक है, लोकगीतों के द्वारा। देन और क्या इसके बारे में हम प्रमाण मान सकते हैं कि जो कनकपाल था ये आपका गुजरात का था, तो उसमें ये माना जाता है कि जो आदि बद्री का मंदिर है ये आपका गुजरात शैली में बना है। तो जिससे हम ये एज्यूम कर सकते हैं कि गुजरात शैली का उत्तराखंड में आना ये कोई संयोग की बात नहीं है। जब कोई वहां से यहाँ आया होगा, कोई बड़ा व्यक्तित्व आया होगा, तो तभी वो अपने साथ जो वास्तुशिल्प है या जो वास्तुकार है उनको अपने साथ लाया होगा। तो दैट्स वाई यहाँ पे गुजरात शैली का निर्माण हुआ। तो इसलिए जो आदि बद्री का मंदिर है वो गुजरात शैली में बना है। इस बात का प्रमाण देता है कि कनकपाल कहीं ना कहीं गुजरात के आपके धार क्षेत्र से आया होगा, ठीक है। तो यहाँ से भी हम इस बात की पुष्टि कर सकते हैं। देन एक और जो इम्पोर्टेंट है, ये आपका जो गणेश है, गणेश जी की जो सर्वोपरि माना गया है, ठीक है। यानी कि पवार वंश में जो गणेश जी, उनको ना मतलब गणेश भगवान को बहुत उच्च कोटि का दर्जा दिया गया है। तो उसमें क्या है कि एक स्टोरी है, स्टोरी तो नहीं, लाइक ऐसा माना था कि जो टिहरी का पुराना दरबार है वहां पे जो राजप्रसाद है, यानी कि जो वहां का महल है, उसका जो द्वार है उसमें गणेश की काष्ठ मूर्ति है, यानी कि जो गणेश जी की मूर्ति है वहां पे, उसके बारे में कुछ फैक्ट्स है। और वो फैक्ट्स ये है कि अब जो गणेश जी की सूंड है वो दाहिने और मुड़ी है, ठीक है। ऐसा राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र में होता है कि जो गणेश जी की सूंड है वो दाहिनी ओर मुड़ती है। लेकिन जो ये गढ़वाल में जो आपका टेहरी में है राज प्रसाद, जो वहां पे राजभवन है, उसमें देखा गया है कि जो गणेश जी की सूंड है वो आपका बाईं तरफ को झुकी हुई है, जो कहीं ना कहीं विरोधाभास है। लाइक हमारे उत्तराखंड पे या जो उत्तर भारत है यहाँ पे बाईं ओर को गणेश जी की मूर्ति, गणेश जी की सूंड दिखाई गई है। लेकिन जो आपका गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र है वहां पे दाहिने ओर को सूंड को दिखाया गया है, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं कुछ विरोधाभास उत्पन्न करता है। तो लेकिन जो ये मूर्ति है यहाँ पे राजप्रसाद में, यहाँ पे जो गणेश जी की सूंड है वो राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र जो शैली है उसके अकॉर्डिंग बनाया गया है, यानी कि दाहिनी ओर मुड़ाई गई है। पूरे उत्तराखंड में बाईं ओर, लेकिन सिर्फ यहीं एक ही जगह में दाहिनी दाईं ओर जो इनकी जो सूंड है वो वहां पे उसको दिखाया गया है। तो ये कहीं ना कहीं विरोधाभास है, ठीक है। तो इस प्रकार से भी हम यहाँ से भी देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं इनका संबंध गुजरात के आपका जो धार क्षेत्र है वहां से रहा होगा। तो इस प्रकार से हम कनकपाल के बारे में पुष्टि कर सकते हैं कि कनकपाल धार धार क्षेत्र से आया था और इसने यहाँ पे परमार वंश की स्थापना करी थी, ठीक है। तो इस प्रकार हमने कनकपाल के बारे में जितना हो सके उतना जान लिया। देन उसके बाद बहुत सारे शासक थे जिसके बारे में हमें पुष्टि नहीं हो पाई है कि उनके कुछ साक्ष्य है, तो फिर भी हम देख लेते एक प्रकार से। एक लखनदेव करके राजा थे, ये 28वां राजा माना जाता है। इसकी ताम्र मुद्राएं जारी, इसने ताम्र मुद्रा जारी करी थी, उतना इंपॉर्टेंट है नहीं है तो इसलिए क्रॉस का चिन्ह लगा है। देन उसके बाद एक अनंतपाल करके राजा हुआ। देन इसकी धारशील शिलालेख, इसका जो धारशील शिलालेख, ऐसा माना था कि इसके धारशील में शिलालेख मिले हैं जो कि मंदाकिनी नदी की घाटी में है, तो ये भी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। देन जगतपाल शिलालेख देवप्रयाग में मिले इसके, तो ये भी उतना खास है नहीं। देन अब इसके बाद डायरेक्ट आया था अजयपाल में। देन अब हम सीधे तौर पर अजयपाल के बारे में जानकारी इकट्ठा करते हैं। जो भी फैक्ट्स है, जो भी नॉलेज है, हमने यहाँ पे गैदर करी है, डायरेक्टली अजयपाल के बारे में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले कि जो अजयपाल है गोरखनाथ पंथ को मानने वाला था, यानी कि इसका अनुयायी था, ऐसा माना जाता है। देन इसका टाइम पीरियड लगभग लगभग 1490 से लेके 1519 के आसपास इसका जो टाइम पीरियड है वो रहा होगा, ऐसा माना जाता है। देन इसको ही वास्तविक संस्थापक माना गया है आपका पंवार वंश का। और
इसके बारे में एक और फैक्ट ये है कि जो ब्रैकेट की वंशावली है उसमें इसको 37वां राजा माना गया है। ठीक है, सीधा क्वेश्चन पूछ सकता है कि ब्रैकेट की वंशावली में अजयपाल को कौन सा राजा माना गया, 37वां राजा। और यही अजयपाल था जिसने 52 गढ़ों को जीतकर एक गढ़ बनाया था जिसको गढ़वाल कहा गया। ठीक है, जो हम सबसे पहले स्टार्टिंग में ही जब हमने स्टार्टिंग करी थी कि कत्यूरी के बाद जब पतन हुआ छोटे छोटे गढ़ों में व्यक्त हो गया, तो अजयपाल ही था जिसने 52 गढ़ों को एक करा था। ठीक है, देन इसके बारे में और ये माना जाता है कि हाँ, अब थोड़ा राजधानी के बारे में देख लेते हैं कि अजयपाल और राजधानी का संबंध कैसे था। तो सबसे पहले मैंने बताया था कि ऊपर जो पवार की राजधानी थी वो आपकी चांदपुरगढ़ थी। तो अजयपाल ने क्या करा, अजयपाल ने चांदपुरगढ़ से राजधानी को देवलगढ़ स्थानांतरित कर दिया। ठीक है, और इसने एक और काम करा था कि देवलगढ़ में जो यहाँ की कुलदेवी थी, जिनका नाम राजेश्वरी था इनका, ठीक है, जो कुलदेवी थी वो राजेश्वरी, उनकी प्रतिष्ठा कराई थी इसने देवलगढ़ में। ठीक है, सीधा क्वेश्चन पूछ लेगा कि देवलगढ़ में राजेश्वरी की प्रतिष्ठा किसने कराई थी, आपका अजयपाल था। और राजधानी किसने चेंज करवाई थी, ये भी अजयपाल ने कराई थी, चांदपुरगढ़ी से देवलगढ़। देन फिर इसने दोबारा देवलगढ़ से श्रीनगर राजधानी को बदल दिया था। तो ये थोड़ा इसके बारे में फैक्ट्स हो गए, इसने 2 बार राजधानी चेंज कराई थी, पहली देवलगढ़ फिर दूसरी बार श्रीनगर। ठीक है, और जो मानवोदय काव्य है उससे हमें थोड़ा जानकारी मिलती है इसके बारे में। अभी हमने थोड़ी देर ऊपर ही डिस्कस करा था कि जो मानवोदय काव्य वो किसका है। ठीक है, ये मानवोदय काव्य आपका भरत मुनि का है। ठीक है, और जो मानवोदय काव्य लिखा किसके टाइम में गया, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से देखना है। ये मानसा के टाइम में लिखा गया, ना कि अजयपाल। ठीक है, ये हमें यहाँ पे लाइक यहाँ पे हमें कोई कंफ्यूजन में नहीं रहना है कि मानवोदय काव्य अजयपाल ने लिखा। मानवोदय काव्य आपका मानसा के दरबार में लिखा गया, और ये भरत मुनि ने लिखा था, ये इंपॉर्टेंट है। तो जो अब हम अजयपाल के बारे में अब हम डिस्कस कर रहे थे, तो अजयपाल के बारे में जो हमें जानकारी मिलती है वो मानवोदय काव्य से मिलती है। और मानवोदय काव्य में अजयपाल को कृष्ण, भीम और युधिष्ठिर से अजयपाल की तुलना की, मतलब माना गया है कि जो अजयपाल है तुलना कृष्ण, भीम और युधिष्ठिर से की गई है। देन उसके बाद हम और क्या देख सकते हैं अजयपाल के बारे में, इसने केंद्रीय सेना का निर्माण कराया था, तो जिसके कारण इसकी जो सेना थी, इसने इसने ना सेना में बहुत काम करा था। जब इसने सेना में इतना अच्छा काम करा, तो तब इसने जो 52 गढ़ थे उनको एक करा, क्योंकि 52 गढ़ों को एक करना मतलब बहुत एक टफ प्रोसेस है, बिना बल और साहस के ये बिल्कुल भी संभव नहीं था। तो इसने सेना में बहुत ध्यान दिया, तो सेना को इसने केंद्रीकृत करा। देन और इसके बारे में थोड़ा फैक्ट्स ये है कि 1491 में जो चंद शासक था कीर्तिचंद, तो उसने आक्रमण करा था और वहां पे ये आपका अजयपाल हार गया था। तो अजयपाल को हार का सामना करना पड़ा 1491 में कीर्तिचंद से। सीधे क्वेश्चन पूछ लेगा कि किस चंद शासक ने अजयपाल के टाइम पीरियड में, यानी कि उसके शासन के दौरान आक्रमण करा था, कीर्तिचंद था। ठीक है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है। और एक और बात अजयपाल के बारे में देखी गई है कि अजयपाल की तुलना ना अशोक से की गई है। लाइक अशोक से कैसे, लाइक डायरेक्टली नहीं की गई है। जैसे अशोक ने जब आपका कलिंग का युद्ध हुआ था, तो कलिंग के वॉर के बाद उसको आत्मग्लानि हुई थी, तो फिर उसने युद्ध युद्ध छोड़ दिया, फिर उसने धम्म की नीति अपनाई थी। फिर उसने कहा था कि बहुत कत्लेआम कर दिया, अब थोड़ा धर्म की तरफ बढ़ा जाए, शांति की तरफ बढ़ा जाए, अशांति को अपनाया जाए। तो आत्मग्लानि जब उसको हो गई, तो ऐसा माना जाता है कि जब 52 गढ़ है उसको एक करने के बाद अजयपाल को भी ना कहीं आत्मग्लानि हुई थी। ठीक है, तो थोड़ी बहुत कंपेयर की जाती है ऐसे। देन एक सावरी ग्रंथ है, इसमें आदिनाथ कहा गया इसको, तो क्वेश्चन आ सकता है कि किसको आदिनाथ कहा गया, वो अजयपाल ही था। देन इसको गढ़वाल का नेपोलियन और महात्मा भी कहा गया बल। ठीक है, गढ़वाल का नेपोलियन अजयपाल को, और महात्मा भी कहा गया इसको। और अजयपाल के बारे में हम क्या देख सकते हैं कि इसके टाइम में एक मापतोल की प्रथा थी जिसको धूली पाथा कहते थे, तो धूली पाथा का संबंध मापतोल से है। और एक और फैक्ट ये है कि जो प्रीलिम्स में आ सकता है कि अजयपाल का समकालीन था, अकॉर्डिंग टू नोट्स, कि ये सिकंदर लोदी का समकालीन था। ठीक है, तो डायरेक्टली यहाँ पे हो गया, सिकंदर लोदी का समकालीन था। देन और इसके टाइम में ना एक यथेष्ट भूमि करके भूमि जो थी, वो युद्ध में जो वीरता के लिए दान दी जाती थी। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि यथेष्ट भूमि किस प्रकार की भूमि थी, ये युद्ध में जो वीरता है उसके लिए ये भूमि दान दी जाती थी, तो ऐसा माना जाता है इसके टाइम में। और इससे इतर ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है कि जो अजयपाल के बारे में हमने छोड़ा है, या फिर ऐसा कि जो अजयपाल के बारे में पूछ सकता है। अगर थोड़ा सा इसको देख ले तो फिर अप्पूगढ़ नामक स्थान पर एक युद्ध हुआ था अजयपाल और कप्पू चौहान के बीच में, तो फिर उसमें अजयपाल जीत गया था, बट ये उतना इम्पोर्टेंट है नहीं यूके पीसीएस के लिए।
लाइक इस टाइप से क्वेश्चन जो बहुत ही फैक्चुअल है वो ट्रिपल एससी में आते हैं, ट्रिपल एससी में। तो देख लेते हैं फिर भी। उप्पूगढ़ स्थान पर कफू चौहान और अजयपाल के बीच युद्ध हुआ था, ठीक है। तो ये यहाँ से हो गया। और ये थोड़ा बुक के बारे में देख लेते हैं। गढ़वाल के गढ़ू का इतिहास जो नामक बुक है वो रणवीर सिंह चौहान ने लिखी है। और ऐसी ही गढ़वाल एंशिएंट एंड मॉडर्न नामक जो बुक है वो आपका डॉक्टर पातीराम ने लिखी है। तो यहाँ से थोड़े बहुत फैक्ट्स हो गए। तो अजयपाल हो गया, कनकपाल हो गया। देन इसके बाद हम थोड़ा अब हम जंप करते हैं सहजपाल के बारे में, ठीक है। तो सहजपाल आपका 1547 से लेके 1575 के टाइम पीरियड में था। तो इसने देवप्रयाग में रघुनाथ मंदिर में एक घंटी चढ़ाई थी, ऐसा माना जाता है। नॉट गुड फैक्ट, बट देख लो। जो इम्पोर्टेंट है सहजपाल के बारे में ये है कि किसका समकालीन था। तो जो बालू कल्याण चंद्र था और जो रुद्रचंद्र है वो आपका इसका समकालीन था। और एक क्वेश्चन जो उत्तराखंड पीसीएस में ऑलरेडी पूछा जा चुका है 2022 पुरानी जब भी एग्जाम हुआ था तब पूछा गया था कि गढ़वाल में गंगा का स्रोत जानने के लिए एक दल भेजा गया था, किसने भेजा था, ठीक है। तो मुगलों ने एक दल भेजा था, याद रखो, वो अकबर जो था, शहनशाह द बादशाह द ग्रेट अकबर, अकॉर्डिंग टू एपिक्स, मतलब जो भी है द ग्रेट सम्राट करके बोलते हैं इसको, ठीक है। मतलब अपने अपने राय हो सकते हैं हिस्टोरियन के, ये सब हिस्टोरियन जो है इतिहासकार, ये लोग इसको ग्रेट बनाते हैं, किसी को वो लोग कुचल देते हैं। तो सब ना एक प्रकार से अगर देखा जाए तो अगर हम जब हम हिस्ट्री का अध्ययन करते हैं तो जो हिस्टोग्राफी होती है, ठीक है, तो उसमें बहुत सारे विद्वान होते हैं, किसी की कोई तर्क में होता है, कोई वितर्क में होता है, कोई सपोर्टिव अपना डिसीजन देता है, कोई अपोज में रहता है। तो किसी भी राजा को अगर हीरो वर्शिप करवानी है, लाइक हीरो वर्शिप के लिए तो सिर्फ जो हिस्टोरियन है वही इनको हीरो बना सकते हैं, ठीक है, अकॉर्डिंग टू देयर एविडेंसेस कि हमने ये देखा वो देखा। तो हम तो वही पढ़ते हैं जो हमें अकॉर्डिंग बुक्स में दिखाया था, ठीक है। तो विथ फैक्ट्स, तो हिस्ट्री डिपेंड्स एवरीथिंग ऑन फैक्ट्स, आर्कोलॉजिकल फैक्ट्स या फिर लिटरेचर जो भी है, ये वन दिस। तो जो अकबर था, अकबर ने गढ़वाल में गंगा का स्रोत जानने के लिए दल भेजा था, ठीक है। तो ये अकबर के बारे में एक फैक्ट हो गया। तो सीधा क्वेश्चन पूछा था, गढ़वाल में गंगा का स्रोत जानने के लिए दल भेजा था अकबर ने। अब नेक्स्ट अगर क्वेश्चन पूछेगा तो ये पूछ सकता है कि किसके टाइम में भेजा था, वो सहजपाल था, याद रखो। तो अकबर ने सहजपाल के टाइम में दल भेजा था। देन सहजपाल के बाद बलभद्र शाह के बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं। 1575 से लेके 1591 के बीच टाइम पीरियड था इसका। इसकी तुलना भीम से की जाती है, नॉट टू मच इम्पोर्टेंट। देन ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है कि जो बलभद्र शाह था इसको शाह की उपाधि किसने दी थी। ये आपका बहलोल लोधी जो था ना, उसने शाह की उपाधि दी थी। थोड़ा इम्पोर्टेंट हो जाता है कि बलभद्र शाह को शाह की उपाधि किसने दी थी, बहलोल लोधी ने। और इसने राजदूत भेजने की प्रथा शुरू करी थी, तो ये भी थोड़ा फैक्ट है। और ग्वालदम में युद्ध हुआ था, जो कि रूपचंद का सेनापति था, पुरुष पंत मारा गया इस युद्ध में, ठीक है। रूपचंद जो था चंद्रवंश उसका राजा था, तो उसका सेनापति था पुरुष पंत, तो ग्वालदम के युद्ध में मारा गया। ये आपका बलभद्र शाह हो गया। देन इसके बाद थोड़ा इंपॉर्टेंट जो कि एग्जाम में पूछ सकता है, मानसा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है मानसा। देन मानसा के बारे में ये माना जाता है कि पहले तो एक थोड़ा लाइक सरकेजम में फैक्ट्स भी है, ये सोने के बर्तन में खाना खाता था, मतलब यहाँ शादी करो भाई साहब, लाइक सोने के बर्तन में एकदम सोना उस टाइम पे रईसी, चलो लीव इट। और माना जाता है कि हरिद्वार की नींव डाली थी इसने, जो भी है। और 1591 से लेके 1611 तक इसका टाइम पीरियड रहा। और इम्पोर्टेंट थोड़ा बन जाता है कि ये किसके समकालीन था। तो मान साहब का अकबर का समकालीन था, जहांगीर का समकालीन था मुगल सल्तनत में। और चंद डायनेस्टी में ये रुद्रचंद्र का और लक्ष्मी चंद का समकालीन था। और एक और फैक्ट ये है कि जो लक्ष्मी चंद है इसने मानसा के टाइम में 8 बार आक्रमण करा। तो ये थोड़ा ना एक इम्पोर्टेंट फैक्ट मान लो, इसको लिख लो साइड में, कि जो लक्ष्मी चंद था इसने 8 बार आक्रमण करा था मानसा के टाइम में। तो सीधा क्वेश्चन पूछ सकते हैं। देन सेनापति इंपॉर्टेंट है नहीं इसका उतना। देन थोड़ा एक बार ये भी कि तिब्बत क्षेत्र जो प्रांत है, तो मानसा के टाइम में क्या था कि लाइक मतलब मानसा ने नहीं करवाया था इसके टाइम पीरियड में, नहीं कि जिस समय पे ये रहा था। जो तिब्बत था ना वो प्रांतों में विभक्त था, बहुत सारे प्रांत थे तिब्बत में। तो उसी में एक दावा प्रांत करके जगह थी, जो भी है एक प्रांत था दावा करके तिब्बत में।
तो उसका जो राजा था उसने पवार वंश पर आक्रमण करा था। तो वो दावा प्रांत का जो आपका था राजा, उसने पवार वंश पर आक्रमण करा था मानसा के टाइम में, ठीक है। और मानसा ने मानपुर शहर बसाया था जो कि अलकनंदा के किनारे है। देन एक और फैक्ट ये है कि मानसा के टाइम का दरबारी कवि आपका भरत मुनि था, ठीक है। जो भरत मुनि है मानसा के टाइम का दरबारी कवि था। देन और इसके बारे में हम क्या जान सकते हैं, अ, जो मानवोदय काव्य है ये आपका संस्कृत में लिखा गया है, ठीक है। ये भरत मुनि ने लिखा था संस्कृत में मानवोदय काव्य, जैसा कि हमने ऊपर अभी देखा था कि जो मानवोदय काव्य भरत मुनि ने लिखा था और ये मानसा के टाइम में था और ये संस्कृत में लिखा गया है। देन और इसके बाद थोड़ा इम्पोर्टेंट बन जाता है वो है आपका श्यामसा। अब हम श्यामसा के बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं। श्यामसा इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? तो श्यामसा ना 1611 से लेकर 1629 के बीच में इसका टाइम पीरियड रहा। तो श्यामसा ना थोड़ा विलासी विलासी राजा था, ठीक है। तो वो रईसी में यासिया मतलब इस टाइप से हम कह सकते हैं इसके बारे में कि वो ऐसे रहता था, ठीक है। अपने शासनकाल में मतलब जो भी है थोड़ा उसके बारे में हम आगे देखते हैं। तो जो श्यामशाह था इसने चंदू के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित करे थे और जो त्रिमल चंद था उसको गढ़वाल में शरण दी थी। तो सीधा क्वेश्चन पूछ सकता है कि किस चंद्रवंश को गढ़वाल में शरण दी थी? तो वो त्रिमल चंद था, श्यामशाह के टाइम में आया था। और एक जेसुएट पादरी करके था जो कि इसके दरबार में आया था। और पहला पादरी जो गढ़वाल में आया था वो आपका था एंटोनियो दे एद्रोदे, ठीक है। तो एंटोनियो दे एद्रोदे करके था, वो गढ़वाल में फर्स्ट टाइम आया था और जेसुएट पादरी भी इसके दरबार में था। और ऐसा माना जाता है कि जो श्यामशाह था इसकी जब मृत्यु हुई थी तो 60 जो रानियां थी ना उनने सती कर दी थी। तो ये थोड़ा एक बहुत बड़ा फैक्ट है, पता नहीं है कितना सत्य है और कितना असत्य है। तो श्यामशाह के टाइम में 60 रानियों ने इसके मृत्यु के उपरांत सती हो गई थी वो 60 रानियां। तो हम हिसाब लगा सकते हैं कि श्यामशाह कितना विलासी राजा हुआ होगा, ठीक है। और ये सती प्रथा उस टाइम पे कायम थी, इसका प्रमाण हमें श्यामशाह के अ, जो भी है यहाँ से चलता है। देन उसके बाद इसने श्रीनगर में एक शाही बाग करके सामा शाही की स्थापना करी थी, शाही बाग बनाया था श्रीनगर में, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि शाही बाग और जो सामा शाही है किसने बनाया था? इस श्रीनगर में श्याम शाह ने बनाया था। देन इसने इसकी एक किताब है जिसको शिरोमणि ग्रंथ करके हम कहते हैं, ये श्याम शाह से संबंधित है। देन श्याम शाही था जिसके टाइम में जो जहांगीर जो था ना, यानी कि श्याम शाह जहांगीर का समकालीन था और श्याम शाह जहांगीर से मिलने के लिए आगरा गया था। एक फैक्ट है कि जहांगीर से मिलने के लिए कौन आगरा गया था? वो श्याम शाह था, ठीक है। देन 1621 में जो जहांगीर था वो हरिद्वार गया था। देन और एक और फैक्ट ये है कि जो श्याम शाह था आपका अलकनंदा में डूबने से इसकी मृत्यु हुई थी, ठीक है। पीसीएस के लिए इतना इम्पोर्टेंट है नहीं है। और इसका जो राजगुरु था वो आपका शंकरदेव था, ये भी उतना इम्पोर्टेंट है नहीं। तो ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है कि वो आगरा में मिलने गया था जहांगीर से। देन श्याम शाह हो गया, इससे पहले मानसा भी हो गया और बलभद्र शाह भी हो गया। देन उससे पहले सहजपाल था, वो भी हो गया, ठीक है। देन फिट वेट अ मिनट, हम कहाँ पहुंचे थे? श्याम शाह, लाइक हाँ। अब थोड़ा महिपत शाह के बारे में देख लेते हैं। महिपत शाह का टाइम पीरियड 1631 से 35 के बीच में था। तो ये श्याम शाह का चाचा था महिपत शाह। तो जो अब श्याम शाह था उसका कोई पुत्र नहीं था, ठीक है। तो उसने अपने चाचा को राजा घोषित कर दिया, ठीक है, ऐसा कहा गया है। और यह क्वेश्चन पूछेगा कि तिब्बत पर 3 बार आक्रमण किसने करा? तो वो महिपत शाह था, ठीक है। तो यहाँ से थोड़ा हमें इस फैक्ट को देखना है कि जो महिपत शाह था उसने तिब्बत पर 3 बार आक्रमण करा था, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है। और जो कर्णावती हम जिसको नाक कटी रानी कहते हैं, जो हमने बार बार सुना है, जिसने मुगलों को धूल चटाई थी, मुगलों की जो नाक है उसको काट के उनको वापस उनके दरबार में भेजा था, जो कि बहुत ही एक साहसी काम किया था कर्णावती ने। ये महिपत शाह की वाइफ थी, ठीक है। और सबसे छोटा जो कार्यकाल है इनका ही था महिपत शाह का, 31 से 35, 4 साल लगभग लगभग मान के चलो। देन महिपत शाह ने श्रीनगर में एक केशोराई मठ का निर्माण कराया था, ठीक है। तो ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि केशोराई मठ का संबंध किससे? महिपत शाह से। जो महिपत शाह था इसका पुत्र था, उसका नाम पृथ्वीपति शाह था, ठीक है। तो अभी जो भी ना फैक्ट है सब इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है। मही महिपत शाह की वाइफ कर्णावती, महिपत शाह का पुत्र पृथ्वीपति शाह।
और सबसे अधिक उम्र में राजा बना था महिपत शाह, ये भी एक फैक्ट है, बट इम्पोर्टेंट नहीं है। देन अब हम ये देखते हैं कि महिपत शाह ने तिब्बत में 3 बार आक्रमण करा था। तो जो तिब्बत अभियान था, इसमें इसका जो सेना नायक था वो रिकुला लोधी था। तो ये क्वेश्चन ना थोड़ा इम्पोर्टेंट बन जाता है कि रिकुला लोधी कौन था और इसका संबंध क्या है। तो रिकुला लोधी तिब्बत अभियान में गया था और ये महिपत शाह का सेना नायक था। देन महिपत शाह का एक और सेना नायक था, सेना जिसको हम सेनापति कहते हैं, वो माधो सिंह भंडारी, ठीक है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। माधो सिंह भंडारी का संबंध किससे है? महिपत शाह से, ठीक है, उसका सेनापति था। और कहीं कहीं माधो सिंह भंडारी को भी गरुड़भंजक की उपाधि दी गई है, और ऐसा भी उपाधि है कि जो गरुड़भंजक है महिपत शाह को भी गरुड़भंजक कहते हैं, और कहीं कहीं पर माधो सिंह भंडारी को भी गरुड़भंजक कहा गया है। और जो आपका माधो सिंह भंडारी, इसको जो मौलाराम हमारे है, इन्होंने प्रचंड भुजंड नामक उपाधि दी थी माधो सिंह भंडारी को मौलाराम ने, ठीक है। और जो सेनापति है, एक और सेनापति माना जाता है कि बनवारी दास करके, जो महिपत शाह के टाइम में था, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट क्या है? रिकुला लोधी जो कि तिब्बत अभियान में गया था, और माधो सिंह भंडारी जो कि सेनापति था महिपत शाह का, उसको गरुड़भंजक की उपाधि मिली है। देन यहाँ से ये चीज होगी क्लियर। और देन यहाँ से थोड़ा आगे जाते हैं हम, पृथ्वीपति शाह के बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं। पृथ्वीपति शाह जो कि महिपत शाह का आपका पुत्र था, कर्णावती इसकी मम्मी थी। तो 1635 से लेके 1664 तक इसका शासनकाल रहा। तो जो एग्जाम में आएगा वो क्या है, मतलब ऐसा क्या क्वेश्चन एग्जाम में पृथ्वीपति शाह से पूछ सकता है? सीधा क्वेश्चन पूछेगा कि जो सुलेमान सिक्को था उसको शरण किसने दी, ठीक है। दारा सिको का जो लड़का था सुलेमान सिको, तो सुलेमान सिको को पृथ्वीपति शाह ने ही शरण दी, ठीक है। सीधा क्वेश्चन बन जाएगा यहाँ से। और जो पृथ्वीपति शाह था समकालीन था शाहजहां के, और आपका यहाँ पे इम्पोर्टेंट क्या है, शाहजहां का समकालीन हो गया। और जो पृथ्वीपति शाह का था, इसका पुत्र था एक, उसका नाम मेदिनी शाह है, ठीक है। तो पृथ्वीपति शाह का पुत्र मेदिनी शाह, तो जो मेदिनी शाह था, इसने सुलेमान सिको की जानकारी और इसको जो है ना औरंगजेब के सुपुर्द कर दिया है। क्या यहाँ से इसको ले गया और सॉरी औरंगजेब को दे दिया। तो वो था सुलेमान मेदिनी शाह। ये थोड़ा इम्पोर्टेंट बन जाता है मेदिनी शाह कौन था। और फिर देन उसके बाद पृथ्वीपति शाह ने मेदिनी शाह को अपने राज्य से बाहर निकाल दिया, बावजूद कि उसका पुत्र था, क्योंकि उसने सुलेमान सिको को अपना वचन दिया था, ठीक है, शरण दी थी उसने। तो इस प्रकार से मेदिनी शाह को दरबार से भगा दिया गया। तो फिर क्योंकि उसने औरंगजेब के सुपुर्द कर दिया सुलेमान सिको को। देन थोड़ा एक फैक्ट्स यहाँ पे से ये देखते हैं कि जो पृथ्वीपति शाह था, इसके टाइम में दिल्ली से चित्रकार आए थे। एक का नाम था हरदास, एक का नाम था श्यामदास, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, सुलेमान सिको के साथ ही आए होंगे जब वो आपका यहाँ पे शरण लेने आया था। तो पृथ्वीपति शाह के टाइम में 2 चित्रकार थे, एक का नाम था हरदास, दूसरे का नाम श्यामदास। याद कैसे कर सकते हैं? दोनों दास थे, एक का नाम हर था, एक का नाम श्याम था, हरदास और श्यामदास, ठीक है, चित्रकार थे। देन थोड़ा यहाँ पे और हम जान सकते हैं कि जो शाहजहां था ना, इसने खिल्लत खां को भेजा था ऐसे ही पृथ्वीपति शाह के टाइम, पृथ्वीपति के दरबार में। तो पृथ्वीपति शाह ने उसकी बेइज्जती करी थी खिल्लत खां की। तो फिर वो जब बेइज्जती करी थी उसकी, तो फिर जो आपका शाहजहां था, तो उसने गढ़वाल पे आक्रमण करने के लिए एक दल भेज दिया, खिल्लत खां के ही अ, उसमें, तो गढ़वाल पर आक्रमण करने के लिए दल भेजा। तो जो बाज बहादुर चंद था, तो उसने इस टाइम पे आपका शाहजहां की मदद करी थी, ठीक है। तो क्वेश्चन ये इस प्रकार से पूछ सकता है कि जब शाहजहां ने पृथ्वीपति शाह के राज्य में आक्रमण करा था, तो उस समय किस चंद शासक ने मुगलों की मदद करी थी? तो वो बाज बहादुर चंद था, ठीक है, बाज बहादुर चंद। तो यहाँ से ये हो गया। देन और यहाँ से एक और फैक्ट ये है कि जब हम बात कर रहे थे पृथ्वीपति शाह, इसकी माता श्री जो कर्णावती थी, तो कर्णावती से लड़ने के लिए आपका जो नजावत खां है 1635, तो नजावत खां ने आक्रमण करा था, ठीक है, जिसमें पृथ्वीपति शाह थोड़ा बच्चा था, छोटा था। तो नजावत खां को भेजा गया और इसने आक्रमण करा। तो कर्णावती ने इस आक्रमण को निष्क्रिय कर दिया, यानी कि रोक दिया। देन जो बहुत सारे सैनिक थे, किसी की नाक काट दी, तो फिर नाक काट के वापस भेज दिया उसके दरबार में। सबसे इनको रानी नाक कटी रानी भी कहते हैं कर्णावती को। और यहाँ पे क्या था कि जो सिरमौर राज्य था, तो उसका जो राजा था मेदिनी प्रकाश, उसने मुगलों की मदद करी थी यहाँ पे जब नजावत खान ने आक्रमण करा था, ठीक है। ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, तो थोड़ा यहाँ से आगे को हम जाएंगे। तो पृथ्वीपति शाह के बारे में भी कंप्लीट हो गया।
देन अब हम थोड़ा ना फतेह पतीसा के देखते हैं। ये सब अब इम्पोर्टेंट है जो हम पिछले 5-6 मिनट ऊपर से पढ़ लेते हैं। अब पृथ्वीपति शाह। तो पृथ्वीपति शाह समकालीन किसका था? ये उद्धोत चंद का समकालीन था, ज्ञानचंद का समकालीन था, जगत चंद का समकालीन था, ठीक है। और जो इम्पोर्टेंट और मोस्ट इम्पोर्टेंट है, किसके टाइम में नवरत्न थे? वो फतेहपति शाह था, इसके टाइम में नवरत्न थे। जैसे आपका चंद्रगुप्त मौर्य और अकबर के टाइम में नवरत्न थे, तो ऐसे ही फतेहपति शाह के टाइम में नवरत्न थे, ठीक है। तो पृथ्वीपति शाह ने बनाया इसको राजा, क्योंकि जो मेदिनी शाह था उसने अपने पिताजी को ही धोखा दे दिया, सुलेमान सिंह को औरंगजेब के सुपुत्र करके। देन और फैक्ट क्या है फतेहपति शाह के बारे में कि ये घोड़े पर बैठा हुआ इसका चित्र मिलता है, ठीक है। तो इसका एक चित्र है जो घोड़े पर बैठा हुआ है। देन इसको गढ़वाल का शिवाजी भी कहा गया है, और ये मतीराम ने ऐसा कहा कि गढ़वाल का शिवाजी कहना उचित है इसको। देन और इसके बारे में क्या हम देख सकते हैं, तो जो 10वें गुरु थे सिक्कों के गुरु गोविंद सिंह। तो गुरु गोविंद सिंह और जो सिरमौर का राजा था मेदिनी प्रकाश, इन दोनों ने मिलकर फतेहपति शाह के विरुद्ध में आक्रमण करा था। दोनों फतेहपति शाह से लड़े थे, गुरु गोविंद सिंह और सिरमौर राजा मेदिनी शाह। और 1689 में 1689 में एक युद्ध होता है जिसको भंगाजी का युद्ध कहते हैं। भंगाजी नामक स्थान पर हुआ था, जिसमें फतेहपति शाह पराजित हुआ था, ठीक है। यहाँ से ये हो गया। और 1703 में एक और युद्ध हुआ था जो दुधौली के स्थान में हुआ था, जिसको दुधौली का युद्ध भी कहते हैं। ये ज्ञानचंद के साथ हुआ था। तो फतेहपति शाह का किस चंद के साथ युद्ध हुआ था? वो आपका ज्ञानचंद था। इसमें भी फतेहपति शाह हारा गया, ठीक है। नाम याद रखना है हमें, ज्ञानचंद। देन थोड़ा बहुत और फैक्ट, जो 7वें गुरु थे सिक्के के हर राय, वो जो उनका पुत्र था राम राय, तो अपने राज्य में फतेहपति शाह ने शरण दी थी राम राय। और इन्होंने कुमाऊं पर आक्रमण कराया था 1710 में फतेहपति शाह ने, और बैजनाथ को जीत लिया था, ठीक है। कुमाऊं पर भी आक्रमण करा था। तो एक मौलाराम है चित्रकार हमारे, उन्होंने प्रीतम शाह के घर पुकारा इसको, फतेहपति शाह को, कहा कि प्रीतम शाह कहना उचित है। और फतेहपति के शाह को ही स्वर्णकाल कहा गया है। सीधा क्वेश्चन पूछेगा इनमें में से किसके काल को स्वर्णकाल कहा गया है? तो फतेहपति शाह। देन जो फतेह प्रकाश नामक एक रचना है, ये रामचंद्र कंडीपाल जी की है। तो इसमें फतेह शाह के निम्न नाम दिए गए हैं, जिसमें सील का सागर भी कहा गया है, हिंदू का रक्षक भी कहा गया है, या दंडू को दंड देने वाला भी कहा गया है। नॉट टू मच इम्पोर्टेंट। तो फतेहपति शाह के बारे में इम्पोर्टेंट क्या बन जाता है कि स्वर्णकाल कहा गया इसके टाइम को, कि मौलाराम ने कहा था। और इसने कुमाऊं पर आक्रमण करा तो बैजनाथ को जीत लिया इसने। और इसने राम राय को शरण दी थी, और घोड़े में बैठकर फोटो खिंचाता था। और इसको गढ़वाल का शिवाजी कहा है मतीराम ने। और दुधौली नामक स्थान पर इसने ज्ञानचंद के साथ युद्ध करा था, जिसमें ये हार गया था, ठीक है। याद रखो ज्ञानचंद नाम है। और इसके दरबार में नौरत्न थे, और इसको पृथ्वीपति शाह ने राजा बनाया था, ठीक है। तो इतना इंपॉर्टेंट है। देन इसके बाद हम ना सीधे आते हैं प्रदीप शाह के बारे में। तो व्हाट अबाउट प्रदीप शाह? तो प्रदीप शाह आपका 1717 से लेकर 1773 तक इसने राज करा। तो जो प्रदीप शाह था ना, इसकी जो राजमाता थी, इसकी और राजमाता जो थी, उन्होंने इसको संरक्षण प्रदान करा था, जिनका नाम कनक देवी था, क्योंकि छोटी सी एज में राजा बन गया था ये, ठीक है। तो प्रदीप शाह था, कनक देवी की उपस्थिति में ये पला बड़ा, राजमाता थी और संरक्षिका थी। और सबसे लंबा टाइम पीरियड भी इसका ही है, क्वेश्चन पूछ देगा। तो प्रदीप शाह, और इसने चंद्र राज्य में 2 दूत भेजे थे। उन दूत का नाम था, एक का नाम बंधु मित्र था, एक का नाम लक्ष्मी धरोजा, ठीक है। नॉट टू मच इम्पोर्टेंट, इतना इम्पोर्टेंट है कि चंद्र राज्य में दूत किसने भेजे थे? तो आपका प्रदीप शाह था। और इसका देवी चंद के साथ युद्ध हुआ था, ठीक है। देवी चंद के साथ रणचुला कोड में, और इसकी लकवा पड़ने से मृत्यु हो गई थी। और ये भी एक विलासी राजा था, और अपने मित्रों की स्त्रियों के साथ ये दुराचार करता था, ठीक है। तो अब आप समझ सकते हो आगे को कि प्रदीप शाह। देन इसका जो मंत्री था वो चंद्रमणि गंगवाल था।
और जिसने मंगलेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था, ठीक है। देन इम्पोर्टेंट क्या है इसके बारे में कि वही राजमाता कौन थी, कनक देवी थी, और सबसे लंबा इसका कार्यकाल था। और इसके टाइम में जो चंद्र राज्य में इसने 2 दूत भेजे थे, ठीक है, और देवी चंद्र का इसका युद्ध हुआ था। देन इसके बाद हम बात करते हैं ललित शाह के बारे में। 1773 से लेके 80 तक इसका टाइम पीरियड था। और क्वेश्चन पूछ देगा कि किस राजा की मलेरिया से मृत्यु हुई थी, तो वो ललित शाह था। और चंद्र राज्य में आक्रमण करने के लिए इसने सॉरी, तो जो ललित शाह था, अब थोड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट यहाँ पे, एक हर्षदेव जोशी करके बंदा था। तो हर्षदेव जोशी ने क्या करा था, ललित शाह को बुलाया था कि आओ चंद्र राज्य में आक्रमण करो, यहाँ पे अव्यवस्था फैल गई है। तो हुआ क्या कि 1764 में चंद्र राज्य में आपका उत्तराधिकारी का विवाद छिड़ गया था, उत्तराधिकारी कौन बनेगा। तो शासन बहुत बेकार हो गया था चंद्र इस टाइम पे। तो अव्यवस्था उत्पन्न हो गई थी। तो जो हर्षदेव जोशी था उसने ललित शाह को आक्रमण करने के लिए आमंत्रित करा। सीधा क्वेश्चन पूछेगा किसने ललित शाह को आक्रमण करने के लिए बुलाया, वो आपका हर्षदेव जोशी। देन बगवाली पोखर नामक स्थान अल्मोड़ा में 1779 1779 में युद्ध होता है, और जो मोहन चंद है उसको पराजित किया गया ललित शाह ने। जो मोहन चंद था उसको हराया गया, और किसने हराया, आपका ललित शाह ने, ठीक है। और ये बगवाली पोखर के युद्ध में। देन उसके बाद आपका जयकिरत शाह आता है, और इसका जो मंत्री था डोभाल कृपाराम, एक डोभाल था, कृपाराम डोभाल था, और खंडूरी था, ठीक है, इम्पोर्टेंट नहीं है यहाँ पे। इसका जो वफादार था धनीराम, उसने ही इसके विरुद्ध विरोध कर दिया था, ठीक है। तो नॉट इम्पोर्टेंट, फिर भी थोड़ा देख लेता धनीराम कौन था, संबंध क्या था उससे। तो जयकिर साग्यारा में इतना ही है, नॉट टू मच इम्पोर्टेंट। अब यहाँ से ना थोड़ा इम्पोर्टेंट, थोड़ा प्रद्युमन साग्यारा में पूछ लेता है 1779 से 86, ठीक है, यानी 79 से लेकर 86 के बीच में। तो प्रद्युमन शाह ना एक क्वेश्चन पूछता है कि वो कौन सा राजा था जो कुमाऊं और गढ़वाल दोनों का राजा बना था। तो यहाँ से सीधा क्वेश्चन है, प्रद्युमन शाह था वो। टाइम पीरियड देख लो 1779 to 86, ठीक है। तो 79 से लेके 86 तक ये कुमाऊं का राजा बना। देन 86 से लेके 1804 तक गढ़वाल का राजा, ठीक है। 2 बार था, एक बार कुमाऊं का, एक बार गढ़वाल का। कौन था, प्रद्युमन शाह, जो 2 बार राजा बना, एक बार कुमाऊं का, एक बार गढ़वाल का। तो क्वेश्चन किसी भी फॉर्म में पूछ सकता है कि वो कौन सा राजा था जो कुमाऊं का राजा भी बना, गढ़वाल का। तो प्रद्युमन शाह। इसका जो मंत्री था हर्षदेव जोशी, ठीक है, जो हम थोड़ी देर पहले ऊपर डिस्कस कर चुके हैं। हर्षदेव जोशी, जो कि आपका जब कुमाऊं में अवस्था फैल गई थी तो उत्तराधिकार को लेके, तो उसने ललित शाह को आमंत्रित करा था। तो देन फिर जो प्रद्युमन शाह था उसको कुमाऊं का राजा बनाया गया। तो फिर इसका मंत्री आपका हर्षदेव जोशी बन गया। हर्षदेव जोशी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फिगर है, इसके बारे में हमें अच्छे से देखना है। और इसके ही टाइम में रोहिला आक्रमण हुआ था, ठीक है। और थोड़ा इंपॉर्टेंट यह है कि जो लंगूरगढ़ नामक स्थान है, वहां पर जो गोरखे थे उनको 1 वर्ष के लिए रोका गया, यानी कि इसने उस जो गोरखाओं का आक्रमण था उसको कहीं ना कहीं, जब ये गढ़वाल पे था राजा, तो उस उनके आक्रमण को कहीं ना कहीं इसने प्रतिरोध करा, उसका रोका इसको, ठीक है। देन प्रद्युमन शाह के बारे में ये हो गया यहाँ पे 86 तक। देन 86 लेकर 1804 तक। तो अब थोड़ा आगे को देखते हैं, थोड़ा फैक्ट्स वगैरह। तो 1795 में गढ़वाल में अकाल पड़ा था, ठीक है, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट डाटा यहाँ से। और 51वां या 52वां अकाल भी कहते हैं इसको, 52वां कहना ज्यादा उचित है। 95 में बड़ा था अकाल। तो जब अकाल पड़ा तो अव्यवस्था फैल गई गढ़वाल में। तो जब अव्यवस्था फैलेगी तो लोग वैसे ही मर रहे भूखमरी से, आना है नहीं, अकाल पड़ चुका है, तो अव्यवस्था उत्पन्न है। इसकी खबर लगी गोरखाओं को, तो उन्होंने कर दिया आक्रमण। गोरखाओं ने कर दिया 1803 में आक्रमण गढ़वाल में। तो जो हस्तिदल चौतरिया था और अमर सिंह थापा, इसके नेतृत्व में कर दिया आक्रमण, ठीक है। सीधा क्वेश्चन पूछेगा कि कौन से होते जिनके एवज में आक्रमण किया गया था, हस्तिदल चौतरिया और अमर सिंह थापा। देन 1804 में 17 मई को आपका जो खुड़बुड़ा नामक मैदान है देहरादून में,
अपनी कैपिटल आज की, तो वहां पे प्रद्युमन शाह मारा गया। तो प्रद्युमन शाह की स्टोरी यहाँ पे हो जाती खत्म। 1804 में प्रद्युमन शाह की मृत्यु हो जाती है खुड़बुड़ा नामक स्थान पर देहरादून में। गोरखाओं ने कत्लेआम मचा दिया, और गोरखानी करके एक बहुत शब्द जो है ना विख्यात है। गोरखानी का मतलब होता है कि जो गोरखा थे उन्होंने बहुत अशांति फैला दी थी, कत्लेआम कर दिया था, मतलब स्त्रियों के साथ अभद्र व्यवहार करा, बहुत कुछ करा। तो इस टाइम में बहुत अव्यवस्था फैल गई थी पूरे गढ़वाल में, कुमाऊं में, हर जगह। ठीक है, तो यहाँ से अब हम थोड़ा आगे को देखते हैं कि आगे और क्या सीन रहा होगा। देन उसके बाद जब गोरखाओं ने शासन करा 1815 तक, तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे कि उस टाइम पे और क्या क्या था, कैसे कैसे हुआ वो सब पूरा सीन, कि शासन किसने करा, क्या करा, जो भी है, जो भी इम्पोर्टेंट है गोरखाओं के बारे में। क्योंकि गोरखा खुद एक अपने आप में एक इम्पोर्टेंट सिलेबस का पार्ट है, तो एग्जाम में बहुत पूछता है गोरखा के बारे में से भी। क्योंकि देन उसके बाद हम देखते हैं कि अब यहाँ से हम इस बीच का जो टाइम पीरियड है 1804 से लेके 1815 वाला, इसको हम पॉज करते हैं। अब हम देखते हैं डायरेक्टली कि अंग्रेजों ने कर दिया आक्रमण और गोरखाओं को हारना पड़ा। 1815 तक गोरखाओं का शासन था। 1815 में अंग्रेजों ने हराया इनको, गोरखाओं को। और आपका 1815 में फिर क्या हुआ, जब इनको हराया तो संगोली की संधि टाइप से एक संगोली की संधि है, वो संधि करी गई। तो फिर संधि के बाद 1815 में जो पश्चिमी उत्तराखंड है उसके दो भाग किए गए, पश्चिमी उत्तराखंड के। ठीक है, अगर सपोज करो ऐसे आपका ये उत्तराखंड है, जो पश्चिमी उत्तराखंड है इसके दो भाग किए गए। उसमें से एक आपका ब्रिटिश गढ़वाल कहा गया, एक आपका टिहरी रियासत कहा गया। तो इस साइड वाला भाग आपका टिहरी रियासत कहा गया, और इस साइड वाला कहा गया कि ब्रिटिश गढ़वाल है। ठीक है, जो ब्रिटिश गढ़वाल है वो कुमाऊं कमिश्नरी के अंदर आएगा, ऐसा कहा गया। तो यहाँ पे सीधे वो फैक्ट्स हो गए। देन इसके बाद हम सीधे देखते हैं टिहरी रियासत के बारे में, क्योंकि ब्रिटिश गढ़वाल तो कुमाऊं कमिश्नरी के अंदर था। जो टिहरी रियासत है वहाँ पे जो राजा थे उनको राजा बनाया गया, जो पुराने पवार वंश के राजा थे। ठीक है, उनको सत्ता दी गई, उनके लिए अलग से राज्य छोड़ा गया ताकि दोबारा कोई विद्रोह ना हो करके। बहुत सारी शर्तें थोपी गई। तो यहाँ पे से हम देखते हैं टिहरी रियासत। तो टिहरी रियासत का प्रथम राजा था सुदर्शन शाह। आफ्टर मतलब जब युद्ध खत्म हो गया उसके बाद टिहरी रियासत को दोबारा सुदर्शन शाह ने कंट्रोल करा। ठीक है, अंग्रेजों की मदद से। तो 1815 से लेके 1859 तक सुदर्शन शाह का टाइम पीरियड था। ये आपका 15वां राजा था। और जो टिहरी रियासत है ये आपका भागीरथी और बिलंगना के मिलन पर टिहरी नामक स्थान है, उसका जो पॉइंट है उस एरिया में टिहरी रियासत थी। और आपका 3 मई 1815 को उस टाइम पे जो कुमाऊं कमिश्नर था वो ए गार्डनर था। ठीक है, सुदर्शन शाह के टाइम में सीधा क्वेश्चन पूछ देगा कि सुदर्शन शाह का समकालीन कौन सा कमिश्नर था कुमाऊं में। वो आपका ए गार्डनर था। और जो ए गार्डनर था उसकी सहायता के लिए आपका ट्रेल नामक एक व्यक्ति है, उसको आपका सहायक बनाया गया, जो कि बाद में कुमाऊं का कमिश्नर बना। और जो ट्रेल था इसने टिहरी रियासत की जो सीमाएं थी उसका आकलन किया था। तो ट्रेल बहुत ही इम्पोर्टेंट हस्ती है हमारे उत्तराखंड के इतिहास में। तो इसको हमने अच्छे से देखना है, और ये गार्डनर को भी। अभी हम थोड़ा इस सुदर्शन शाह के बारे में देखते हैं। तो 1842 में क्या हुआ, रवाई का परगना नामक जो है वो टिहरी रियासत में शामिल कर दिया गया। और फिर 1842 में ही टिहरी में ब्रिटिश सरकार का दायित्व कुमाऊं कमिश्नर को सौंप दिया गया। यानी कि जो ब्रिटिश टिहरी में जो ब्रिटिश सरकार है उसका जो दायित्व अभी तक ब्रिटिश सरकार संभाल रही थी, अब जो कुमाऊं कमिश्नर है उसको सौंप दिया गया। कहा गया कि कुमाऊं कमिश्नर से तुम ही संभालो, मैं अब पूरा जो ब्रिटिश भारत है उसको देखना है। ठीक है, देन थोड़ा सुदर्शन शाह के बारे में। इसने राजधानी को टिहरी स्थापित करा था 1815 में। तो जो हम स्टार्टिंग में देख रहे थे टिहरी भी राजधानी थी पवारों की, तो वो टिहरी रियासत जो है ना, तो राजधानी इसने टिहरी में रखी थी। और जो ग्रंथ है ना सुदर्शन शाह का, वो है आपका सभासार ग्रंथ, और जो ब्रज भाषा में जो हम ऊपर डिस्कस कर रहे थे कि सभासार ग्रंथ किसका है, वो सुदर्शन शाह। देन और जो अलकनंदा जो नदी है उसका जो पश्चिम का भाग है वो आपका सुदर्शन शाह को दे दिया गया, जिसको हम टिहरी रियासत कहते हैं। ठीक है, तो और फैक्ट्स यहाँ पे से क्या निकलने को बैठते हैं कि 1823 में जो टिहरी रियासत है वहाँ पे पहला भूमि बंदोबस्त या आंदोलन हुआ था। ये फैक्ट है एक। और 1826 में जो विवाह था
सुदर्शन साहनी, वो कांगड़ा का जो महाराज था संसार चंद्र, उसकी पुत्री के साथ किया था, ठीक है, आपका हिमाचल प्रदेश में जो कांगड़ा है। देन एक और फैक्ट, 1857 की जो क्रांति हुई थी, तो सुदर्शन शाह ने अंग्रेजों का साथ दिया था। बिल्कुल, क्यों ना साथ देगा, अंग्रेजों ने उसको बनाया था, अंग्रेजों ने उसको उठाया था, तो उसको ही साथ देना था, फैक्ट है। देन इसके टाइम में जो भूमि कर था वो 1/8 भाग पर लगता था और अनाज के रूप में, ठीक है। तो सीधा क्वेश्चन पूछा कितने भाग पर, 1/8 भाग में और अनाज के रूप में, और 7/8 था वो आपका नगद रूप में लगता था, ठीक है। देन अनाज एकत्र करता था, जो अनाज एकत्र करेगा उसको विसाह कहा गया, और जो नगद कर वसूलता था उसको सयान कहा गया, ठीक है। थोड़े फैक्ट जो कि याद नहीं होते, आई नो, बट फिर भी देखना है। सयान और विसाह क्या है पूछ देगा, एक प्रकार से कर एकत्र करने वाले आपके अधिकारी है, जो भी मतलब है उस टाइप से। और सुदर्शन साह को दाता कहा गया है, यानी कि इसको जो कलाविद है, ठीक है, लिखा गलत है थोड़ा, कलाविदों का शिरोमणि कहा गया है, ठीक है। देन सुदर्शनोदय काव्य है, जो कि कुमुदानंद ने लिखा है। देन राजकवि इसका हरिदत्त शर्मा था। सीधा क्वेश्चन पूछ सकता है कि सुदर्शन साह का राजकवि कौन था, हरिदत्त शर्मा जी थे। इसके दरबार में जो चित्रकार थे, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है और अभी भी पूछ सकता है। एक का नाम चैतु था, एक का नाम मंकु था। अभी हम चैतु मंकु कौन थे ये भी देखेंगे। अभी तो हमें इतना देख लेना है कि सुदर्शन साह के दरबार में चैतु और मंकु दो क्या थे, चित्रकार। बोलांदा बदरीश करके इसको पुकारा गया है, नॉट इम्पोर्टेंट। 1851 में टिहरी रियासत में पहला विद्रोह हुआ था, जो कि अठूर विद्रोह कहा गया है, बद्री सिंह असवाल के नेतृत्व में, ठीक है। तो इतना इम्पोर्टेंट यहाँ पे। देन आगे जाते हैं थोड़ा। अब सुदर्शन शाह के बाद आपका दूसरा जो शासक था वो भवानी शाह था, जो 1859 से लेके 1871 तक था, ठीक है। और इसके टाइम में कुमाऊं कमिश्नर कौन था, हेनरी रैमजे था। सीधे क्वेश्चन पूछ सकता है कि हेनरी रैमजे, इसको कुमाऊं का राजा भी कहा गया है, तो आपका भवानी शाह के टाइम में था, समकालीन था। और देवप्रयाग में भवानी शाह ने एक संस्कृत पाठशाला खोली थी, नॉट इम्पोर्टेंट। देन प्रताप शाह के बारे में डिस्कस करते हैं। 1871 से लेके 1886 में प्रताप शाह, देन इसने प्रताप नगर बसाया था। और राज्य, हाँ ये क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा जा चुका है पीटी में, तो दोबारा ही पूछ सकता है, नो चांसेस ये नहीं पूछेगा, बिल्कुल पूछ सकता है। तो जो प्रताप शाह था, इसने राज्य में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत करी थी, ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है। देन 1883 में अंग्रेजी स्कूल बनाया था इसने, तो मेन फैक्ट ये है कि अंग्रेजी की शुरुआत प्रताप शाह। और राज्य में पहला प्रिंटिंग प्रेस भी इसी के टाइम में बना था। और इसने भूमि व्यवस्था करवाई थी, जिसको जूला पैमाइश कहते हैं। क्वेश्चन पूछ देगा जूला पैमाइश का संबंध किससे है, भूमि व्यवस्था से संबंध है, किसने कराया था, प्रताप शाह ने कराया था। देन इसने रजिस्ट्री व्यवस्था भी शुरू कराई थी। देन टेरी को 22 पट्टियों में विभाजित करा था। तो सीधा क्वेश्चन पूछेगा कि टेरी को किसने 22 पट्टियों में विभाजित करा था, तो आपका प्रताप शाह था, ठीक है। देन इसके बाद हम नेक्स्ट शासक के बारे में देखते हैं, जो कि इम्पोर्टेंट शासक है अपने आप में। ये है आपका, वेट वेट वेट, कीर्ति शाह। तो जो कीर्ति शाह था, ये 1886 से लेके 1913 और 1892 से 1913, ठीक है। देखते हैं इसका मतलब क्या है। तो 18 वर्ष इसको हुए नहीं थे जब कीर्ति शाह को, तो 1886 से लेके 1913 तक, सॉरी 1886 से लेके 1892 तक ये आपका राजमाता आपका गुलेरिया जो थी उसके संरक्षण में पला बड़ा। तो सीधा क्वेश्चन पूछ देगा गुलेरिया का संबंध किससे है, कीर्ति शाह से, उसके संरक्षण में पला बड़ा था ये। और इन्होंने, जो गुलेरिया थी, उन्होंने पाला प्रथा का अंत कराया था, ठीक है। देन कीर्ति शाह 1892 में राजा बनता है, और इसने टिहरी में घंटा घर का निर्माण कराया था। देन कीर्ति नगर की स्थापना भी कराई थी इसने 1896 में। देन इसने एक कुष्ठ आश्रम खोला था उत्तरकाशी में, ठीक है, सीधा क्वेश्चन पूछ सकता है। देन ये इतना इम्पोर्टेंट है नहीं, हाँ इसने टाइप राइटर का आविष्कार भी कराया था, थोड़ा देख लेते हैं। और कीर्ति शाह के बारे में, इसने एक वेधशाला बनाई थी, यानी कि साइंटिफिक टेम्परामेंट वाला बंदा था, ठीक है, कीर्ति शाह। तो टिहरी में एक वेधशाला बनाई थी, पूछ देगा वेधशाला किसने बनाई थी टिहरी में।
देन इसी के टाइम में 1902 में स्वामी राम की गढ़वाल आई थी, और एक गढ़वाल का इतिहासकार है, उसका नाम है हरि कृष्ण रतोड़ी। उसी टाइम पीरियड में लिखी गई है गढ़वाल का इतिहास नामक जो भी बुक है। देन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की जो उपाधियों से संबंधित है, कीर्ति शाह, उसको नाइट कमांडर की उपाधि दी गई है, और कंपेनियन ऑफ इंडिया की उपाधि भी दी गई है, और सर की उपाधि। तो एग्जाम में जो पूछा गया है, नाइट कमांडर किसको कहते हैं? कीर्ति शाह। कंपेनियन ऑफ इंडिया किसको कहता है? कीर्ति शाह। देन कीर्ति शाह के बाद आएगा नरेंद्र शाह, 1913 से लेके 1946 तक, ठीक है। देन इसके बारे में हम क्या देख सकते हैं कि इसने डोरी पैमाइश करवाई थी 1916 में, और टिहरी क्षेत्र में प्रथम जनगणना इसी के टाइम में हुई थी 1921 में। नरेंद्र शाह के टाइम में 1923 में टिहरी में आपका आधुनिक चिकित्सालय खोला गया था एक, और नरेंद्र शाह ने टिहरी से नरेंद्र नगर स्थानांतरित करी थी राजधानी 1925 में। तो ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछेगा। और इसको गढ़वाल फौजों का स्थायी कर्नल की उपाधि दी गई है। देन एक जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो श्रीदेव सुमन है, तो जो भूख हड़ताल थी इनकी, तो उस भूख हड़ताल के कारण जो है ना, इनका जेल में देहांत हो गया था 25 जुलाई को, और 25 जुलाई को शहीद दिवस के रूप में याद किया जाता है, ठीक है। तो 25 जुलाई को श्रीदेव सुमन की जेल में देहांत हो गया था। तो नरेंद्र शाह से संबंधित है इसके टाइम पीरियड में। तो इसका दीवान जो था वो चक्रधर जुयाल था, ओके, इसको उत्तराखंड का डायर भी कहते हैं। तो मे ये ना क्वेश्चन बन सकता है मे भी। देन टिहरी में एक हाईकोर्ट का निर्माण कराया गया 1938 में, ये भी आपका नरेंद्र शाह के टाइम में। देन जो लास्ट शासक था आपका टिहरी राजवंश का, टिहरी रियासत का, वो आपका था मानवेंद्र शाह। तो इसके टाइम में सकलाना विद्रोह हुआ था फर्स्ट थिंग 1948 में, कीर्तिनगर विद्रोह हुआ था या कीर्तिनगर आंदोलन हुआ था मानवेंद्र शाह के टाइम में, जिसमें भोलू राम और नरेंद्र सगलानी नामक दो बंदे थे, उनकी मृत्यु हो गई थी। ये नाम इम्पोर्टेंट है, भोलू राम और नरेंद्र सगलानी कीर्तिनगर आंदोलन में शहीद हो गए थे। 1 अगस्त 1949, ये डेट रट लो कैसे न कैसे करके, 1 अगस्त 1949 टिहरी को संयुक्त प्रांत में मिला दिया गया, और संयुक्त प्रांत का ये 50वां राज्य बना, ठीक है, टिहरी। इस प्रकार से जो टिहरी रियासत है वो आपका समाप्त हुआ, और अंतिम टिहरी रियासत का राजा था मानवेंद्र शाह, और आपका टिहरी रियासत का प्रथम राजा था सुदर्शन शाह। देन जो पवार वंश है, उसका जो अंतिम शासक था वो था प्रद्युमन शाह। पवार वंश की स्थापना कराई थी कनक पाल ने। पवार वंश को 52 गढ़ों में जोड़ा था अजय पाल ने। तो ये सब हमने अच्छे से देख लिया, बहुत ही डिटेल एनालिटिकल नोट्स थे, तो इस पे हमें कुछ भी नहीं छोड़ा, जो इम्पोर्टेंट है एग्जाम पर्पज से वो हमने देख लिया। तो एक ये लास्ट पीडीएफ है, कुछ बहुत फैक्ट्स है, इसको देख लेते हैं। जो सुलेमान सिको था वो अपने साथ श्यामदास और हरदास को लाया था, ठीक है। ये हमने डिस्कस ऑलरेडी कर दिया है कि सुलेमान सिको जो है कि आपका अपने साथ 2 चित्रकारों को लाया था, जो कि प्रतिपति शाह के टाइम में इसको संरक्षण दिया गया था, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं, विटामिन प्रतिपति शाह, ठीक है, ये प्रतिपति शाह सुलेमान सिको को शरण दी। देन अभी हम इसके बाद क्या देख रहे थे, हम देख रहे थे सुलेमान सिको के बारे में, क्यों नहीं हो रहा है, हाँ। तो जो सुलेमान सिको था अपने साथ 2 चित्रकार लाया था, दास थे दोनों, मतलब ऐसा याद करने की ट्रिक है वो। एक का नाम श्यामदास था, एक का नाम हरदास था, गॉट इट। तो जो चित्रकार थे, अब इसमें क्या हुआ, जो हरदास था, मतलब ये एग्जाम पर्पज से उतना इम्पोर्टेंट नहीं, ठीक है। श्यामदास और हरदास तो इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट क्या है वो मैं बताऊंगा अभी, बस थोड़ा क्रोनोलॉजी देख लेते हैं। तो हरदास का पुत्र था हीरालाल, हीरालाल का पुत्र था एक मंगत राम, फिर मंगत राम का पुत्र था मौला राम। तो ये इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, मौला राम, सॉरी, ओके। तो जो मौला राम था ये इम्पोर्टेंट है, तो मौला राम आपका मंगत राम से संबंधित है। अब मौला राम के 2 शिष्य थे, ठीक है, मनकू और चैतू, जो हम डिस्कस कर रहे थे थोड़ी देर पहले।
तो आप खुद याद करके बताना कि मनकू और जो चैतु थे वो किसके दरबार में थे। ठीक है, इम्पोर्टेंट है। तो मौला राम के दो शिष्य थे। अब मौला राम के थोड़े ना प्रमुख चित्र, अगर एग्जाम थोड़ा ज्यादा और डीप चले गया तो देखते हैं क्या किस प्रकार से क्वेश्चन पूछ सकता है। तो बाघ बगरी का चित्र मिलता है मौला राम का, मोर प्रिया का चित्र मिलता है, नायिका और चकोर का चित्र मिलता है, बाघ और घोड़ का चित्र मिलता है मौला राम के चित्र। ठीक है, अब थोड़ा टिहरी रियासत का प्रशासन समझते हैं कि प्रशासन था क्या, आखिर मतलब चलता कैसे था। सबसे ऊपर होता था राजा, तो राजा ही राज करता था। देन उसके नीचे दीवान होता था या फिर वजीर होता था। जो सुदर्शन शाह था उसके टाइम में इसने राज्य को 4 थानों में विभक्त कर दिया। ठीक है, तो थोड़ा फैक्ट हो गया कि सुदर्शन शाह ने राज्य को 4 थानों में विभक्त करा। और थाने में कौन होगा, थानेदार होगा। ठीक है, तो थाने में होगा थानेदार। अब जो थाना था वो भी ना परगने में विभक्त था, थाना था परगने में विभक्त, और परगना भी आपका उप परगना में विभक्त था, और उप परगने को कहते थे पट्टियां। देन अब जो परगना था इसका प्रमुख कौन था, उसको सुपरवाइजर कहते थे। ठीक है, एग्जाम पर्पज से उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट मेंस के पर्पज से इंपॉर्टेंट है। बट एग्जाम पर्पज से क्या इंपॉर्टेंट है अभी देखते हैं। ठीक है, पहले इसको कवर कर लो। और जो कृषि भूमि थी उसमें कार्य करने वाला जो व्यक्ति था उसको आसामी कहा गया है, आसामी। कृषि भूमि में कार्य करने वाले व्यक्ति को। अब आसामी 3 प्रकार से होते थे। एक को कहते थे सिदार, मोरू सिदार। एक को कहते थे खाईकर, एक को कहते थे सिरतान। क्वेश्चन पूछ देगा सिरतान का संबंध किससे है। ठीक है, तो वह पहले देखते हैं मोरू सिदार कौन था। तो आसामी कौन था, अभी हमने ऊपर देखा। आसामी आपका कृषि भूमि में कार्य करने वाला व्यक्ति होता था जो कि आसामी कहलाता था। और अब जो मोरू सिदार है वो क्या था, आसामी 3 प्रकार के थे उसमें एक था मोरू सिदार। तो जो मोरू सिदार था वो आसामी यानी कि वो खेत में काम करने वाला व्यक्ति जो राजस्व भूमि पर कृषि करता, हाँ यानी कि राजस्व की भूमि पर कृषि करता था और राजस्व राजा को देता था, उसको हम कहते थे मोरू सिदार। देन उसके बाद एक खाईकर होता था, वह आसामी जो मोरू सिदार से भूमि लेकर कृषि करता था और राजस्व राजा को देता था। देन उसके बाद था सिरतान। सिरतान वह आसामी था जो खाईकर से कृषि की आज्ञा लेता, नहीं जो खाईकर था उससे कृषि करने की आज्ञा लेता था और उसका राजस्व मोरूसीदार या खाईकर को देता था। ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, समझ में नहीं आएगा, आई नो। अगर आ गया तो वेरी गुड, मेंस के पर्पज से बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर एग्रीकल्चर में लिखने को आ जाएगा, परफॉर्मेंस की एडमिनिस्ट्रेटिव प्रशासनिक जो व्यवस्था है, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, तो उसमें हम इसको लिख सकते हैं। देन उसके बाद जो घी करे हो ये क्या है, एक प्रकार का चराई करता है। ठीक है, देन खैरात सफा खाना क्या था ये प्रताप शाह ने स्थापित करा था, जिसको दवा खाना कहते हैं। ठीक है, खैरात सफा खाना प्रताप शाह ने स्थापित करा था। और चेचक का टीके की शुरुआत किसने कराई थी, प्रताप शाह ने, एक फैक्ट है। देन 1934 में रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना नरेंद्र शाह ने कराई थी। ठीक है, जो छोटे न्यायालय है जिसको सरसरी कहते थे, सरसरी, तो ये सुदर्शन शाह ने शुरू करे थे। और बड़े न्यायालय को कलेक्टरी कहा गया। ठीक है, कलेक्टरी। देन जुडिशियल कमेटी आपका नरेंद्र शाह ने बनाई थी, और इसमें जो सदस्य होते थे ओनली जो राजा के उत्तराधिकारी थे उनको ये अनुमति थी इसके सदस्य बनने की जुडिशियल कमेटी में। और जो जुडिशियल कमेटी थी ये आपका न्यायालय के जो आदेश थे उनकी समीक्षा कर सकती थी। ये थोड़ा फैक्ट है यहाँ पे, इंपॉर्टेंट चीज। देन 7/8 भाग क्या था, ये नगद कर था जो कि मामला कहा जाता था, यानी कि जो 7/8 कर था इसको नगद कर कहते थे और इसको ही मामला कहा जाता था। और जो आयात निर्यात था और जो चौकी निगरानी थी ये मुंशी के द्वारा की जाती थी। ठीक है, और दासों के विक्रय की प्रथा थी यहाँ पे, यानी कि दास व्यवस्था एक प्रकार से विद्यमान थी, ऐसा हम देख सकते हैं। और तो जो पटवारी था उसका काम था राजस्व और प्रशासनिक संबंधी कार्य देखना। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने यहाँ पे पूरा आपका पवार वंश कंप्लीट कर लिया, टिहरी रियासत कंप्लीट कर ली, जो जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है। और इसके बाद हम ने शायद गोरखा छोड़ा है 1804 से लेकर 1815 के बीच का टाइम पीरियड, उसको हम देखेंगे गोरखानी को अच्छे से। देन इसके बाद हम, ये ज्यादा इम्पोर्टेंट था आपका चंदू से, तो इसलिए हमने पवार को पहले रखा। देन इसके बाद हम चंद की जो
चंद डायनेस्टी है उसके बारे में डिटेल एनालिसिस करेंगे और देखेंगे कि क्या एक्सपेक्टेड क्वेश्चन वहां से पूछ सकते हैं। तो चंदू के बारे में भी आई हैड ऑलरेडी मेक सम नोट्स, ठीक है। तो चंदू के बारे में डिटेल एनालिसिस करेंगे, अच्छे से उसके नोट्स प्रिपेयर करे हैं मैंने। ये वीडियो सिर्फ अभी पहले बता दे रहा हूँ प्रीलिम्स की पर्पज से है, क्योंकि इसमें फैक्ट्स ज़्यादा है और जो फैक्ट्स होते हैं वो हमें मेंस के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। मेंस में लिखने के लिए हमें फैक्ट्स ही याद करना होते हैं। तो आई विश इस वीडियो को आप अच्छे से देखो और पूरी वीडियो देखो अगर। और ये ना एक प्रकार से कॉम्प्लिकेटेड सॉरी कंसोलिडेटेड वीडियो है। इसमें सब जितने भी PYQ पूछे गए हैं उनको डायरेक्टली इनडायरेक्टली करके इसमें मैंने डाला है, जो एग्जाम में पूछ सकता है। इसके बियॉन्ड कुछ भी नहीं, मतलब जितना अभी तक मैंने क्वेश्चन पेपर PYQ देखे हैं उसके ही हिसाब से तैयार किया गया है। इसके बियॉन्ड कुछ भी नहीं अभी तक आया है PYQ में। आई डोंट नो कि अब आएगा, और आएगा तो बढ़िया हो, जिसने पढ़ा है वो कवर कर लेगा। तो ये फिल्म्स के हिसाब से वीडियो है। डोंट रिलाई ऑन दिस वीडियो, आई विल से अगेन, डोंट रिलाई ऑन दिस वीडियो। खुद का पढ़िए, खुद की बुक्स फॉलो करिए, जो भी आपके सोर्सेज है। ये बस एक प्रकार से मैराथन वीडियो कह सकते हो। लाइक अगर किसी को पवार वंश के बारे में पूरा जितना उसने पढ़ा रिवीजन करना तो वो देखो। बट आई विल से वन थिंग अगेन कि ये इंपॉर्टेंट वीडियो है। इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि इसमें सब फैक्ट्स है, इसमें सब PYQ है, इसमें SSC UK SSC UK PCS वो सब डाला गया है, जो एग्जाम में पूछा है, ठीक है अभी तक। तो इसको उस हिसाब से देखिए। थैंक यू।